हम आपको यह बताएंगे कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई राहुल गांधी की छाया से बाहर निकल पाएंगी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ यानी अपनी बहन के साथ एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें वो ये पूछ रहे हैं कि क्या वायनाड के लोगों के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे भी अच्छी सांसद साबित होंगी। पहले आप वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो का विश्लेषण करेंगे। What is this face you're making? I'll miss Wayanad. That's the face I'm making. Who would I choose as MP of Wayanad other than me? It would be my sister. And not because I like her and because I'm very fond of her and I love her very much, but because she'll actually do a good job. She's got many qualities. She goes into a lot of detail, and she's my sister. So That's the best. that's a good quality too. No, I'm joking. I think what I've understood from you is that you really love the people of Wayanad, and I hope to be able, and they love you, and I hope to be able to continue that bond that they have. Yeah. If she likes you, then she will do whatever beyond anything that you can ever imagine. She's also going to like Wayanad a lot. You see, a huge part of being a good MP is, do you like the people you're working for, the place where you're working? So she's going to like it. Do you think she'd be a better MP than you for Wayanad? That's a tough question. I don't think so. प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पिता राजीव गांधी के लिए प्रचार किया, अपनी मां सोनिया गांधी के लिए प्रचार किया, अपने भाई राहुल गांधी के लिए प्रचार किया। उन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस के लिए भी कई चुनावों में जगह जगह जाकर प्रचार किया, क्योंकि वो स्टार प्रचारक रही हैं। लेकिन अब वो अपने लिए पहली बार प्रचार कर रही हैं और अब देश पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा की अपनी खुद की छाप वाली राजनीति को देखने के लिए बरकरार है। पुरानी तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये 2014 की 2005 की तस्वीरें हैं। देखिए पुरानी तस्वीरें, जब प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी मां सोनिया गांधी के साथ नजर आ रही हैं। तो तब से प्रियंका गांधी वाड्रा कभी अपनी मां के लिए, कभी अपने भाई के लिए, कभी अपनी पार्टी के लिए लगातार चुनाव प्रचार करती रही। लेकिन अब उनका जो नया वीडियो आप देखेंगे, इसमें दोनों भाई बहन शायद एक बस में हैं। ये वायनाड में ही शूट किया गया है ये वीडियो, जहां बस में दोनों बैठे हैं और राहुल गांधी बता रहे हैं लोगों को कि कैसे उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड के लिए सबसे सही प्रतिनिधि साबित हो सकती हैं। और राहुल गांधी जब इस सीट को छोड़ रहे हैं तो उनके मन में उनकी बहन के अलावा और कोई नाम है ही नहीं। तो ये वीडियो उन्होंने बनाया है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। अब एक सवाल यहां यह है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई राहुल गांधी की छाया से कभी बाहर निकल पाएंगी। हर जगह अगर आप देखें हाल ही में, तो प्रियंका गांधी वाड्रा अपने भाई के साथ ही नजर आती हैं, राहुल गांधी के साथ, और उनकी राजनीतिक छाया में ही वो नजर आती हैं। जाहिर है इसमें अभी तक कोई गलत बात भी नहीं थी, क्योंकि राहुल गांधी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसलिए उनकी लीडरशिप को स्वीकार करना सभी के लिए लाजमी है, चाहे वो गांधी परिवार के लोग हों या गांधी परिवार से बाहर के लोग हों। लेकिन हाल ही में प्रियंका गांधी वाड्रा की एक पहचान ऐसी बन गई कि वो राहुल गांधी की एक प्रॉक्सी बन गई है। राहुल गांधी अगर कहीं नहीं जाएंगे तो प्रियंका गांधी चली जाएंगी, या फिर राहुल गांधी अगर किसी सीट को खाली करेंगे तो उनकी जगह फिर प्रियंका गांधी वाड्रा उस सीट से चुनाव लड़ लेंगी। और वो लगातार अपने भाई राहुल गांधी की राजनीतिक छाया में ही नजर आती है। वो पहली बार उस वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ रही हैं, जहां से उनके भाई राहुल गांधी 2 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। और वायनाड में भी प्रियंका की छवि ऐसी है कि वो राहुल गांधी की तरफ से उपचुनाव लड़ने के लिए अपॉइंट की गई हैं, और ये उनके चुनाव जीतने के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन यहां प्रियंका गांधी वाड्रा को यह जरूर देखना होगा कि कहीं भारत की राजनीति में उनकी पहचान सिर्फ राहुल गांधी की बहन बनकर ना रह जाए। उन्हें गांधी परिवार की छाया से बाहर निकलना होगा। उन्हें राहुल गांधी की बहन की जो छवि है, उस छवि को तोड़कर
बाहर निकलना होगा और अब देश के लोगों को यह बताना होगा कि उनकी अपनी भी एक स्वतंत्र छवि है, वो अपने आप में भी एक स्वतंत्र नेता हैं जिसकी एक अलग शैली है राजनीति करने की, एक विचारधारा है, काम करने का एक तरीका है। प्रियंका गांधी वाड्रा 52 वर्ष की उम्र में अपना पहला चुनाव लड़ रही हैं, जबकि उनके परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना पहला लोकसभा का चुनाव 62 वर्ष की उम्र में लड़ा था। उनकी दादी इंदिरा गांधी ने 49 वर्ष की उम्र में यह चुनाव लड़ा था। उनके पिता राजीव गांधी ने 36 वर्ष की उम्र में, उनकी मां सोनिया गांधी ने भी 52 वर्ष की उम्र में ही अपना पहला लोकसभा का चुनाव लड़ा और उनके भाई राहुल गांधी ने 33 वर्ष की उम्र में अपना पहला चुनाव लड़ा था। तो ये गांधी परिवार आपके सामने है। प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ रही हैं और यह सीट वर्ष 2009 के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी और शुरुआत से ही यह सीट कांग्रेस पार्टी के पास रही है, यानी कांग्रेस के लिए बहुत ही सुरक्षित सीट है। वर्ष 2009 और 2014 में कांग्रेस के दिवंगत नेता M.I. शानवास इस सीट से सांसद थे और 2019 और 24 में राहुल गांधी इस सीट से चुनाव जीते थे। 2019 में राहुल गांधी को वायनाड में 64% वोट मिले थे और उनकी जीत का अंतर 4,32,000 वोटों का था, जबकि इस बार यानी 2024 में राहुल गांधी को 59.7% वोट मिले हैं, यानी पिछली बार से इस बार कम हो गए उनके वोट और उनकी जीत का अंतर भी कम हो गया। जीत का अंतर इस बार है 3,64,000 वोट। हालांकि दोनों अंतर ही अच्छे माने जाएंगे और इससे आप समझ सकते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए इससे सुरक्षित सीट शायद कोई और पूरे देश में हो नहीं सकती थी। लेकिन अब सवाल यहां यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जब चुनाव लड़ेंगी इस बार और अगर वो जीतती हैं तो उनका मार्जिन कितना होगा, उन्हें कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे। राहुल गांधी से ज्यादा बड़े मार्जिन से जीत कर आएंगी, राहुल गांधी से कम मार्जिन से सीट ये जीत कर आएंगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। इसके अलावा वायनाड एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां हिंदू और मुसलमानों की आबादी लगभग बराबर है। वायनाड में 45% हिंदू हैं, 41.3% मुसलमान हैं और 13.7% ईसाई हैं और इसीलिए यह सीट प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए बहुत ही सुरक्षित सीट है, क्योंकि इसका जो कॉम्पोजिशन है वो इस तरह का है। अब आप देखिए कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पास कुल कितनी संपत्ति है और इस समय उनके खिलाफ कितने आपराधिक मामले लंबित हैं, क्योंकि उनका ये जो एफिडेविट है ये बड़ी चर्चा में आ गया है। चुनाव लड़ने से पहले हर नेता को अपना एक एफिडेविट चुनाव आयोग में दाखिल करना होता है और उस एफिडेविट में सब कुछ सच सच बताना पड़ता है। आपके पास कितनी संपत्ति है, आपके ऊपर कितने केस चल रहे हैं और बाकी की भी जो डिटेल्स है आपके बारे में वो सब बतानी होती है। और जब से प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह एफिडेविट दाखिल किया है पूरे देश में इसी की चर्चा हो रही है और इस एफिडेविट के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा के पास कुल 12 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिनमें 2 करोड़ 24 लाख रुपए के म्यूचुअल फंड्स हैं। उनके बैंक खातों में 3,60,000 रुपए जमा है और 52,000 रुपए उनके पास कैश है। 1 करोड़ 15 लाख रुपए की कीमत का 4 किलो 400 ग्राम सोना है और 29 लाख रुपए की चांदी उनके पास है। 8 लाख रुपए की एक कार है उनके पास जो उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने उन्हें गिफ्ट की थी और वर्ष 2023 और 24 में उनकी सालाना आय 46,39,000 रुपए थी, जबकि भारत में अभी एक व्यक्ति की सालाना आय सिर्फ 1,84,000 रुपए है। इसी एफिडेविट में प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह भी बताया है कि उनके खिलाफ 2 FIR लंबित हैं और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के पास कुल मिलाकर 66 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इस एफिडेविट के बाद बहुत सारे लोग प्रियंका गांधी वाड्रा को करोड़पति कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि गांधी परिवार से होने के बावजूद प्रियंका गांधी वाड्रा के पास लोकसभा के बाकी सांसदों के मुकाबले बहुत कम संपत्ति है। बीजेपी के 240 में से 227, कांग्रेस के 98 में से 92, डीएमके के 22 में से 21, समाजवादी पार्टी के 37 में से 34, आम आदमी पार्टी के 3 में से 3, जेडीयू के 12 में से 12, टीडीपी के भी 16 में से 16 लोकसभा के सांसद करोड़पति हैं। इसके अलावा लोकसभा में 75 सांसद तो ऐसे हैं जिनके पास 20 से 50 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिनमें 28 सांसद बीजेपी के हैं, 17 कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के और टीएमसी के 4 सांसद हैं। इसके अलावा
41 सांसद ऐसे हैं जिनके पास 50 से 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है और इनमें 19 बीजेपी के हैं, 9 कांग्रेस के और 7 डीएमके के हैं। इन तमाम सांसदों के मुकाबले प्रियंका गांधी वाड्रा की संपत्ति बहुत कम दिखाई देती है। लेकिन यहां एक तथ्य यह भी है कि उनकी एक साल की आय आम आदमी की 25 वर्षों की सालाना आय के बराबर है। लेकिन वो आम व्यक्ति इस देश की आम नागरिक नहीं है, वो आम आदमी नहीं है, इसलिए ये तुलना उनके साथ थोड़ी गलत होगी। अब हम उस दावे का फैक्ट चेक करेंगे जिसमें यह कहा जा रहा है कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा अपना नामांकन भर रही थीं, तब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बाहर खड़े होकर दरवाजे से अंदर झांक रहे थे और गांधी परिवार ने उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में आने नहीं दिया या आने से मना कर दिया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं और इस वजह से गांधी परिवार ने उनका अपमान किया। और अगर आप भी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इसमें यह साफ दिखता भी है कि जब प्रियंका गांधी वाड्रा अपने नामांकन की औपचारिकताएं पूरी कर रही थीं और सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा उनके साथ रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में मौजूद थे, उस समय 82 वर्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे दरवाजे से बाहर खड़े हुए थे और अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे और एक कर्मचारी ने उन्हें अंदर से आने से मना कर दिया। और इन तस्वीरों को देखकर एक बार को तो ऐसा ही लगता है कि वाकई मल्लिकार्जुन खड़गे अंदर नहीं है, शायद उनका अपमान हुआ है। लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी कि कई बार जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। और इस वीडियो की कहानी भी कुछ वैसी ही है। इसमें जो दिख रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं और ये दावा गलत है कि गांधी परिवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया। प्रियंका गांधी वाड्रा को 23 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे अपना नामांकन पत्र दायर करना था, लेकिन पहले रोड शो और फिर रैली में हिस्सा लेने के कारण उन्हें कलेक्टर दफ्तर में पहुंचने में देर हो गई। रैली में जब मल्लिकार्जुन खड़गे अपना भाषण दे रहे थे, उसी समय प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, उनके बेटे रेहान वाड्रा इस रैली को बीच में ही छोड़कर कलेक्टर के ऑफिस के लिए रवाना हो गए, क्योंकि नामांकन पत्र दाखिल करना था। और बाद में प्रियंका गांधी वाड्रा ने रिटर्निंग ऑफिसर से खुद ये कहा कि जब उनकी मां सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहां आएंगे, तब उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटे रेहान वाड्रा वहां से बाहर चले जाएंगे। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि नामांकन के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में एक समय पर ज्यादा से ज्यादा 5 लोग ही बैठ सकते थे। नामांकन का पहला सेट पूरा होने के बाद रॉबर्ट वाड्रा और उनके बेटे रेहान वाड्रा बाहर चले गए और सोनिया गांधी अंदर आ गई। लेकिन इस दौरान पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और एक और दूसरे नेता केसी वेणुगोपाल को बाहर दरवाजे पर ही रोक दिया गया। और ये तस्वीरें उसी समय की हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जब मल्लिकार्जुन खड़गे दरवाजे से अंदर झांक रहे थे, तब रिटर्निंग ऑफिसर उन दस्तावेजों की जांच कर रहे थे जिन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने नामांकन पत्र के साथ जमा किया था। और रिटर्निंग ऑफिसर के कहने पर ही मल्लिकार्जुन खड़गे को उस समय बाहर रोका गया था। लेकिन इसके बाद पहले मल्लिकार्जुन खड़गे अंदर आए और उसके बाद राहुल गांधी वहां पहुंचे और इस तरह प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड लोकसभा सीट के उपचुनाव में अपना पहला नामांकन पत्र दायर किया। और इस दौरान यह नियम था कि रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में एक बार में 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, इसलिए जो लोग पहले से अंदर मौजूद थे उन्हें बाहर आना पड़ा और जो लोग बाहर थे उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ा। और इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे का किसी ने वीडियो बना लिया, जिस पर अब हमारे देश में काफी राजनीति हो रही है, ये कहते हुए कि भाई एक दलित नेता का बहुत बड़ा अपमान हो गया। Respected Communist President Shri Mallikarjun Kharge ji and my mother Honorable Sonia Gandhi ji, here this beautiful land of Wayanad. Congress president and my mother and brother held up at the meeting. So if okay with you, when they come, then my son and my husband will go out and they can come in. Is that all right? And I come back.
परिवार में सब लोग नामांकन के मौके पर मौजूद हैं और 2-3 सेटों में उम्मीदवार जो है वो ज़्यादातर नामांकन करेंगे। और दूसरे सेट में नामांकन लगाने के लिए अब मल्लिकार्जुन खड़गे देख रहे हैं मिलेगी तो जांच बाहर राहुल गांधी दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी दलितों को समर्थन करता है, दलितों को समता का भागीदारी देता है, लेकिन अंदर खाना का बात कैसा होता है, दलितों को कैसे अपमान किया जाता है। काल का वीडियो जो बाहर हुआ, खड़गे जी का साथ जो हुआ, उसका बात लोगों को बताने के लिए और कुछ नहीं रह गया है। कांग्रेस का पर्दा साफ हो चुका है। दलितों को वो बाहर में दिखाता है कि हम लोग दलितों का साथ है, अंदर में दलितों को अपमान किया जाता है, एज ए थर्ड क्लास सिटीजन ट्रीट किया जाता है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना जरूरी है और जनता की नब्ज को समझने के लिए वो वायनाड से आया। दूसरा प्यार भी था कि राहुल गांधी जी यहाँ से चुनाव लड़े थे, उनके भाई उनसे यहाँ से चुनाव लड़े थे, तो वो नहीं चाहते थे कि ये अब चुनाव 2 जगह से राहुल जी जीते, तो इस विधानसभा, इस लोकसभा को मैं प्रतिनिधित्व करूं, इसलिए वो आया। ये सोशल मीडिया वैसे तो बड़ी काम की चीज है, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी है। और अगर सोशल मीडिया पर कोई वीडियोस को खतरनाक तरीके से एडिट करने लगे, वीडियोस का एक ऐसा रूप आपके सामने पेश कर दे जिसमें बहुत काट छांट की गई है, तो आपको उसका पूरा एक अलग मतलब दिखाई देगा। और इस वीडियो में भी ऐसा ही हुआ है। इस वीडियो को इस तरीके से एडिट किया गया जिससे ऐसा शुरू में लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा अपमान हो गया। और आजकल हर पार्टी ये काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस के साथ आज कोई नाइंसाफी हुई है। कांग्रेस ने भी ऐसी बातें कई बार पहले की हैं। आपको याद होगा जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, उस समय राष्ट्रपति मुर्मू उस समारोह में नहीं थी, और तब कांग्रेस ने भी यही आरोप लगाया था कि राष्ट्रपति मुर्मू को इस समारोह में इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित हैं और राष्ट्रपति का बहुत अपमान कर दिया। जब राष्ट्रपति मुर्मू चुनी जा रही थी, जब चुनाव हो रहा था, तब कांग्रेस ने उनका साथ नहीं दिया। अगर उस समय उन्हें ऐसा लगता था कि एक आदिवासी महिला का सम्मान होना चाहिए, एक आदिवासी महिला को पूरा एक सम्मान मिलना चाहिए, तो उनका साथ दे सकती थी। तो अब इस प्रकार सोशल मीडिया का और वीडियोस को काट छाट के पेश करने का सहारा सभी लोग ले रहे हैं। आज का नया शब्द बताते हैं, और वो शब्द है खाली हाथ। और ये खाली हाथ कांग्रेस पार्टी का है। जैसे उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में समाजवादी पार्टी ने इस बार एक भी सीट नहीं दी है। सूत्रों का कहना है कि इस राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे सीटों का टकराव है, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि इसके पीछे उनकी एक नई रणनीति है, जिसे उन्होंने एक खास नाम दिया है, और वो है बात सीट की नहीं, जीत की है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे, और इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। इसके अलावा इन उपचुनावों में उन्होंने इंडिया गठबंधन की तरफ से एक नया नारा दिया, और वो नारा है, एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न बंटने पाए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, और अखिलेश यादव कह रहे हैं एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न बंटने पाए। तो ये 2 नारे आपके सामने आज आ गए हैं, लेकिन रणनीति अब यह है कि योगी आदित्यनाथ का मुकाबला इंडिया गठबंधन तभी कर पाएगा जब पूरा की पूरा गठबंधन, कांग्रेस जैसी सारी पार्टियां अब साइकिल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगी, और एक ही उम्मीदवार होगा, और वो होगा अखिलेश यादव का उम्मीदवार। अब बड़ा सवाल यह है कि इस फैसले के पीछे वाकई में कोई रणनीति है या इसके पीछे असल में कोई राजनीति है। कई सूत्र ये बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव से ऐसी 2 सीटें मांग रही थी जिन पर गठबंधन के जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। इनमें पहली सीट थी फूलपुर की और दूसरी थी मीरापुर। अखिलेश यादव का कहना था कि इन सीटों पर उनकी पार्टी का दावा बहुत मजबूत है,
इसलिए वो इन सीटों को कांग्रेस को नहीं देंगे, क्योंकि यहां समाजवादी पार्टी कांग्रेस से ज्यादा बेहतर स्थिति में है। उन्होंने इन सीटों की जगह गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी को उपचुनाव लड़ने का प्रस्ताव पेश किया। कहा कि ये 2 सीट आप ले लीजिए, गाजियाबाद और खैर सीट। लेकिन कांग्रेस इस बात को जानती थी कि वो इन दोनों सीटों पर बीजेपी से जीत नहीं पाएगी, क्योंकि बीजेपी यहां बड़ी मजबूत है। इसलिए उसने एक अलग ही रास्ता चुना और गठबंधन में रहकर भी उपचुनावों से अपने आप को अलग कर दिया और सब कुछ अखिलेश यादव पर छोड़ दिया। अब अगर उपचुनावों में समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो कांग्रेस इसे इंडिया गठबंधन की जीत बताएगी और इंडिया गठबंधन के पोस्टर बॉय की तरह राहुल गांधी को पेश करेगी और कहेगी कि इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता तो राहुल गांधी ही हैं और राहुल गांधी ने ये सारी सीटें अखिलेश यादव को देकर एक बहुत बड़ा त्याग किया है। एक बड़े नेता को ऐसे ही सोचना चाहिए, बड़ा दिल रखना चाहिए और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए, उनको हराने के लिए, बीजेपी को जवाब देने के लिए राहुल गांधी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। और अगर बीजेपी ने कहीं अच्छा प्रदर्शन कर लिया तो इससे राहुल गांधी की और कांग्रेस की एक फेस सेविंग हो जाएगी और हार की सारी जिम्मेदारी अखिलेश यादव को लेनी पड़ेगी। यह भी हमें पता चला सूत्रों से कि इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने अखिलेश यादव से कल देर रात फोन पर भी बात की थी और उन्हें यह बताया कि कांग्रेस उपचुनावों में हिस्सा नहीं लेगी और इसकी जगह समाजवादी पार्टी का ही पूरा समर्थन करेगी। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उपचुनाव लड़ने से बीजेपी की मुश्किल बढ़ जाएंगी या इससे अखिलेश यादव की पार्टी को कुछ नुकसान भी हो सकता है। जिन 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा 4 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के पास थीं, 3 सीटें बीजेपी के पास, 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास थी और 1 सीट निषाद पार्टी के पास थी। इनमें जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन पहले समाजवादी पार्टी के साथ था, लेकिन अब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए हैं और निषाद पार्टी भी एनडीए का ही हिस्सा है। कांग्रेस ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 9 में से 8 विधानसभा सीटों पर खुद चुनाव लड़ा था और उनके उनका एक उम्मीदवार 1 सीट पर 5वें स्थान पर रहा, 6 सीटों पर उनका उम्मीदवार 4थे स्थान पर रहा, 1 सीट पर 3रे नंबर पर रहा और इन सभी 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गई। और इससे आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को उपचुनाव में खाली हाथ रखने का फैसला क्यों किया, क्योंकि कांग्रेस अगर अपना अलग उम्मीदवार लड़ाती तो इससे सबका नुकसान होता और कांग्रेस जीतने की स्थिति में कहीं थी ही नहीं। समाजवादी पार्टी ने वर्ष 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, इन 9 सीटों में से 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 4 सीट उसने जीती और 3 सीटों पर वो दूसरे स्थान पर रही। और इससे पता चलता है कि इन 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी की दावेदारी सबसे मजबूत थी, क्योंकि कांग्रेस की जहां इनमें से 8 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, वहीं समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से वो सभी सीटों पर पहले 2 पर रही। या तो उसने जीता है और या फिर वो नंबर 2 पर रही है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि कांग्रेस की इन सीटों पर दावेदारी थी ही नहीं और इसीलिए उसने समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में सीट मांगने के लिए कोई खास दबाव बनाया भी नहीं। दूसरा, ये बात कांग्रेस भी जानती है कि जिन राज्यों में समाजवादी पार्टी का आधार नहीं है वहां उसने भी अखिलेश यादव के साथ कई बार यही फॉर्मूला अपनाया है और अखिलेश यादव को खाली हाथ रखा है। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें कोई भी सीट देने से मना कर दिया था। इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा भी था कि कांग्रेस एक चालाक पार्टी है, लेकिन अब वही चालाकी अखिलेश यादव ने भी दिखाई है। और इस तरह हाल ही में जम्मू में भी समाजवादी पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ा और इस पर भी कई सवाल उठे थे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी कहा जाता है, जो इस बार लोकसभा के चुनाव में बहुत सुपरहिट रही थी। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 62 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे इनमें से 37 सीटों पर जीत मिली और वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई उत्तर प्रदेश की और विपक्ष में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी। जबकि कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था यूपी में और उसे 6 सीट मिली। दोनों पार्टियों का वोट शेयर 43.1% रहा, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 41.4% रहा
और बीजेपी 33 सीटें जीती थी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने 43 सीटें जीती थी। मिलकर बीजेपी को उन्होंने हरा दिया था। अब आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग को देखिए। बीजेपी और एनडीए के 5 उम्मीदवार ओबीसी हैं, एक दलित है, जबकि 3 उम्मीदवार ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज से हैं और बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। वहीं अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला एक बार फिर देखने को मिल रहा है, जहां सबसे ज्यादा 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया उन्होंने, 3 ओबीसी को और 2 दलित उम्मीदवारों को, जबकि एक भी सवर्ण उम्मीदवार को अखिलेश यादव ने इस बार टिकट नहीं दिया है। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष से सहमति लेकर हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इस देश की प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते अपने जिम्मेदारी का एहसास हमें है और इसके चलते हुए बहुत ही उदारता के साथ हमने ये निर्णय लिया है कि समाजवादी पार्टी और जो भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार दिए जाएंगे उन्हें हम बिना किसी शर्त के पूरी ताकत के साथ उसे विजयी बनाएंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने जो नेगेटिव नैरेटिव उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान सेट किया था, खटाखट फटाफट जनता पूरी तरह से इनकी असलियत को समझ चुकी है और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन एकजुट है और हम इस प्रदेश के लिए, देश के लिए जो संदेश का काम है कि आपसी भाईचारा, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भी जिस तरीके से बहराइच का आपने देखा कि इनके विधायक ने ही अपने कार्यकर्ताओं पर एफआईआर कराया, तो पूरी तरीके सुनियोजित तरीके से दंगा कराना, झगड़े कराना, कानून व्यवस्था को ध्वस्त करना, ये सरकार करे। इस सब चीज़ों को दूर करने के लिए निर्णय लिया गया कि मिलकर और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़े। सबने एक मैसेज दिया है कांग्रेस को कि भाई आप पे और आपके नेता राहुल गांधी पे विश्वास नहीं है, इसलिए हम लोग आपके साथ गठबंधन तो रखना चाहते हैं, मगर सीटों का बंटवारा उस तरह से नहीं कर सकते, और वही अखिलेश यादव ने किया। देखिए, लोकसभा चुनाव में जब से भाजपा की ताकत कम हुई है, भाजपा कमजोर हुई है, उत्तर प्रदेश में हारी है, तब से भाजपा हताश और निराश है, सिर फुटअव्वल है और जनता का ध्यान लोकसभा चुनाव की हार से हटाने के लिए तरह तरह के ट्वीट करती है। कि क्या ब्रिक्स देशों के करेंसी नोट पर भारत के ताजमहल की तस्वीर होगी और क्या इस करेंसी नोट को ब्रिक्स देशों ने अपनी सहमति दे दी है? 23 अक्टूबर को जब रशिया के कजान शहर में ब्रिक्स देशों का वार्षिक सम्मेलन हुआ, उस दौरान पूरी दुनिया में इन तस्वीरों की बहुत चर्चा हो रही थी। ये तस्वीर उस वक्त की है जब रशिया के एक अधिकारी ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक करेंसी नोट दिया और राष्ट्रपति पुतिन ने इस करेंसी नोट को अपने मंत्रियों को दिखाने के बाद इसे रशिया की सेंट्रल बैंक की प्रमुख को सौंप दिया था। और रशिया के मीडिया ने इस करेंसी नोट की एक तस्वीर जारी भी की, जिसमें भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के साथ ताजमहल को दिखाया गया है। और अब इसे लेकर हमारे देश में भी काफी विवाद हो रहा है, काफी चर्चा हो रही है। तो आज सवाल यह है कि हमारे देश का एक वर्ग ताजमहल से इतनी नफरत क्यों करता है? हमारे देश के ही कुछ लोग ताजमहल का इतना विरोध क्यों करते हैं? वो ताजमहल को भारत की तस्वीर के रूप में क्यों नहीं देखना चाहते? सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि क्या इस नोट पर ताजमहल की जगह अयोध्या के राम मंदिर, अशोक चक्र या उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की तस्वीर नहीं होनी चाहिए थी? क्या इस नोट पर ताजमहल को दिखाना भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का अपमान नहीं है? ऐसा माना जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज महल की याद में 17वीं सदी में ताजमहल का निर्माण कराया था। जब 38 वर्ष की उम्र में मुमताज महल ने अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद 30 घंटे तक दर्द में तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। उस समय मुमताज महल की मृत्यु से शाहजहां को इतना गहरा धक्का लगा कि उसने सफेद संगमरमर से ताजमहल का निर्माण कराया, जो आगे चलकर दुनिया का 7वां अजूबा बना। लेकिन आज ब्रिक्स देशों के करेंसी नोट पर ताजमहल की तस्वीर अंकित होने के बाद हमारे ही देश के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ताजमहल तो एक मकबरा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक कभी नहीं बन सकता। तो सोचिए कैसे एक नोट की तस्वीर ने ताजमहल के खिलाफ लोगों की भावना को सबके सामने ला दिया। और इससे यह पता चलता है कि भारत के कुछ लोग
ताजमहल को अपने देश की सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर नहीं देखते। हालांकि ये सारा विवाद जिस करेंसी नोट से शुरू हुआ, उस नोट को अभी सिर्फ एक प्रतीकात्मक नोट के तौर पर माना गया है। यह सिर्फ एक प्रतीक है, जिसका मतलब यह है कि ना तो ब्रिक्स देशों ने इस करेंसी नोट को स्वीकार किया है अभी तक, और ना ही ब्रिक्स देशों के अंतिम करेंसी नोट पर ताजमहल की तस्वीर होगी, ऐसा कोई फैसला हुआ है। यह सिर्फ आप कह सकते हैं कि एक प्रतीक के तौर पर एक नोट छापा गया। इसके अलावा यह नोट भी दक्षिण अफ्रीका में रशियन डिप्लोमेटिक मिशन के अधिकारियों ने तैयार किया था, जिसे उन्होंने यूएई के एम्बेसडर को भी दिया था। लेकिन इस प्रतीकात्मक नोट को बनाने में ब्रिक्स देशों से कोई चर्चा नहीं हुई, और यह सिर्फ यह दर्शाने के लिए बनाया गया कि भविष्य में ब्रिक्स देशों के नेता अपनी एक अलग करेंसी अगर बनाना चाहें तो वो करेंसी कैसी होगी, वो अलग ब्रिक्स देशों की करेंसी कैसी दिखती होगी, उसका एक वर्किंग मॉडल जो है उसकी करेंसी नोट का, वो तैयार करने की कोशिश की गई थी। और अब भी ब्रिक्स देशों के नेताओं के बीच इस पर लगातार चर्चा हो रही है। लेकिन यहां एक तथ्य यह भी है कि अभी ब्रिक्स देशों की औपचारिक करेंसी का कोई ऐलान नहीं हुआ है, और जिस नोट पर आप ताजमहल की तस्वीर देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रतीकात्मक तस्वीर है, और इसका असली करेंसी नोट से फिलहाल कोई संबंध नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि कल जब राष्ट्रपति पुतिन ने यह करेंसी नोट अपनी सेंट्रल बैंक की प्रमुख को दिया, तब उन्होंने कहा कि उन्हें यह नोट देखने में पसंद नहीं आया, यह नोट कोई। आज आपको यह भी पता होना चाहिए कि ब्रिक्स देशों के नेता अपनी एक अलग करेंसी क्यों बनाना चाहते हैं, और इसे डी डॉलराइजेशन क्यों कहा जाता है। डी डॉलराइजेशन का मतलब होता है अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर को छोड़कर किसी दूसरी करेंसी में व्यापार करना। उदाहरण के लिए अगर भारत सऊदी अरब से कच्चा तेल खरीदता है तो उसे इसका भुगतान अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर में करना होता है, जबकि भारत की भी अपनी एक करेंसी है और हमारी करेंसी है रुपया, और सऊदी अरब की अपनी करेंसी है सऊदी रियाल। दोनों देशों के पास अपनी अपनी करेंसी है, लेकिन उसके बावजूद भी सारा व्यापार यूएस डॉलर में हो रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देश अमेरिका की करेंसी में ही एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, और इसकी शुरुआत वर्ष 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के समय हुई थी। उस समय अमेरिका की करेंसी सबसे स्थिर मानी गई, और यही देखते हुए लगभग सभी देशों ने तय किया कि वो अब से यूएस डॉलर में एक दूसरे के साथ व्यापार करेंगे, इसके स्थायित्व की वजह से, इसकी ताकत की वजह से। और जब उन्हें जरूरत होगी तब अमेरिका इन डॉलर्स के बदले में उन्हें अपने गोल्ड रिजर्व से सोना दे देगा। हालांकि वर्ष 1970 और 1980 के दशक में जब अमेरिका में सोने के भंडार खाली होने लगे, तब यह व्यवस्था बदली, लेकिन दुनिया में अलग अलग देशों के बीच व्यापार तब भी यूएस डॉलर में ही होता रहा, और आज भी दुनिया का 54% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यूएस की करेंसी में होता है, जिससे अमेरिका की करेंसी सबसे मजबूत मानी जाती है, वो मजबूत और स्थिर रहती है। और क्योंकि पेमेंट सिस्टम के लिए भी पूरी दुनिया अमेरिका के ही स्विफ्ट नाम के बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती है, इसलिए अमेरिका की पांचों उंगलियां हमेशा घी में रहती हैं। अमेरिका का फायदा ही फायदा। दो देश आपस में व्यापार करते हैं, आपस में एक दूसरे को पैसा देते हैं, लेते हैं, लेकिन वो सब आदान प्रदान यूएस की यानी अमेरिका की करेंसी में होता है, और अमेरिका भी अपने हित साधने के लिए इसका पूरा फायदा उठाता है। और रशिया और चीन के खिलाफ कई बार उसने ऐसा किया भी है, जिसकी वजह से अब ब्रिक्स देशों में रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील अपनी खुद की एक अलग करेंसी बनाना चाहते हैं, जिससे डॉलर में व्यापार करने की निर्भरता कम हो जाए और ये देश अपनी एक अलग करेंसी में एक दूसरे के साथ व्यापार कर पाएंगे। और इसी को हम डी डॉलराइजेशन कहते हैं, जिसका अमेरिका हमेशा विरोध करता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगर वो राष्ट्रपति बन गए इस बार अमेरिका में चुनाव के बाद, तो डॉलर की जगह दूसरी करेंसी में व्यापार करने वाले देशों पर वो 100% का टैरिफ लगाएंगे, और इससे आप अमेरिका की मनमानी को समझ सकते हैं। हालांकि ब्रिक्स देशों की अपनी करेंसी आने में अभी काफी समय लग सकता है, और ये बात खुद राष्ट्रपति पुतिन ने भी मानी है। В мире. Стратегическая стабильность.
कॉमन ब्रिक्स करेंसी के लिए अभी समय नहीं आया है, लेकिन 10 राष्ट्रों का ब्लॉक आपसी व्यापार और निवेश में डिजिटल करेंसी के उपयोग की संभावनाएं तलाश रहा है। अब ब्रिक्स के देशों को राष्ट्रीय मुद्राओं का इस्तेमाल करने और नए वित्तीय उपकरण बनाने पर ध्यान देना चाहिए। आज जब पूरी दुनिया में करेंसी का ये युद्ध छिड़ा हुआ है, करेंसी का वॉर छिड़ा हुआ है, तब हमें एक विचार याद आता है कि रंग पैसे ने अपना कुछ ऐसा जमाया है कि इंसान भूल गया कि पैसे ने उसे नहीं, उसने पैसे को बनाया है। अब हम आपको उस तूफान के बारे में बताएंगे जिसके कारण उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के 15 लाख लोग इस समय बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं। और इस तूफान का नाम है दाना, और यह नाम कतर ने दिया है, जिसका अरबी भाषा में अर्थ होता है उदार। लेकिन हकीकत में यह तूफान उदार बिल्कुल भी नहीं है, और मौसम विभाग का अनुमान है कि आज रात को जब यह तूफान उड़ीसा के समुद्री तट से टकराएगा तब इसकी गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होगी। और इस दौरान भारी बारिश से उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में 23 से 25 अक्टूबर के बीच बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। इस वक्त हम लोग उड़ीसा के धामरा पोर्ट के बेहद नजदीक समुद्र के किनारे हैं और तूफान के आने से पहले समुद्र में जो हलचल है वो आपको दिखा रहे हैं। लहरें यहाँ काफी तेज हो गई हैं। हालांकि ये यहाँ पर जो लहरें होती हैं बहुत कम होती हैं नॉर्मली, लेकिन अभी बारिश हो रही है, हवाएं तेज हो रही हैं, ऐसे में लहरें भी थोड़ी बढ़ रही हैं। आप देख सकते हैं फिशिंग जो बोट्स हैं यहाँ पर किस तरह से बांध कर रखे गए हैं, क्योंकि हवाओं में जो की गति से जो करंट है पानी में वो बेहद ज्यादा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो फिशिंग बोट्स हैं उनको लगभग पानी अपने साथ खींच के ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे बांध कर रखा गया है और प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है। हालांकि यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे, मछुआरे थे या जो स्थानीय लोग थे, उनको यहाँ से सुरक्षित इवैक्यूएट कर लिया गया है, निकाल लिया गया है। फिशरमैन को कॉल करके समझा रहे हैं आप लोग फिशिंग नहीं जाइए, आपका जो नेट है, बोट है, उसको अच्छी तरह से बांध के रखिए साइड में। और जितने भी गांव है फिशरमैन विलेज है उसमें जाके हम हर सागर मित्र उनको अवेयरनेस कर रहे हैं फिशिंग नहीं जाने के लिए। और जो भी प्रॉब्लम होगा साइड में जो साइक्लोन सेंटर है उसमें जाने के लिए हम कह रहे हैं। इधर थोड़ा हाई अलर्ट है। अभी प्रशासन तरफ से सभी कलेक्टर वगैरह आए थे और सभी व्यवस्था सही है और एनडीआरएफ टीम वगैरह सब सही है। आप देख सकते हैं इस वक्त जो समंदर है उसका कंडीशन क्या है, और यही कारण है कि दीघा जो एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है उसको बिल्कुल खाली कर दिया गया है। इसके साथ साथ पुरी जो उड़ीसा में है, बहुत ही फेमस टेम्पल टाउन है, पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, उसको भी बिल्कुल खाली कर दिया गया है। और हम लोग जब से आज सुबह से दीघा में आए हैं, हम लोग देख रहे हैं ये जो एंटायर प्रोमेनाड है यहाँ पे खचाखच भरा रहता है, लोग इसमें भरे रहते हैं जो पर्यटक, लेकिन पूरा खाली कर दिया गया है। बार बार पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से यहाँ पे माइकिंग की जा रही है कि बिल्कुल बीच के पास लोग ना आए। जितने भी होटल्स है समंदर के तट पर उन सबको खाली कराया गया है, पर्यटकों को यहाँ से निकाला गया है। উপকূলবর্তী সমস্ত জনস্বাস্থ্য প্রচারিত এবং মৎস্যজীবী ভাইদের উদ্দেশ্যে বিশেষ ঘোষণা, আপনারা গভীর সমুদ্রে
तो ये तूफान अब से कुछ घंटों के बाद पहुंचने वाला है, भारत के तट को हिट करेगा ये। और मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी तूफान की सैटेलाइट तस्वीरें हैं। और उस तूफान का जो रास्ता है वो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। ये कैसे धीरे धीरे भुवनेश्वर की तरफ बढ़ रहा है। और जहां आपको ये नारंगी रंग का एक स्पॉट दिखाई दे रहा है, देखिए, ये इस तूफान की इस समय लाइव लोकेशन है जो अभी आप देख रहे हैं। ये तूफान इस समय यहां पर है और इसी के साथ अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहां इसकी एक्चुअल लाइव लोकेशन आपको पता चलेगी कि ये तूफान इस समय कहां पर है। और अब से कुछ घंटों के बाद ये उड़ीसा के तट को हिट करेगा। यहां अगर आप देखें तो इस समय ये देखिए, यहां अगर आप देखेंगे तो ये तूफान इस समय यहां है और कुछ घंटों के बाद इसकी जो गति है वो 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास है और कुछ घंटों में ये हिट कर जाएगा उड़ीसा के तट को। आप ऐसे बहुत सारे लोग बाहर खाना खाने के शौकीन हैं और बर्गर्स के शौकीन तो बहुत सारे लोग होंगे। खास तौर पर हमारे देश के जो युवा हैं वो बर्गर्स के बड़े शौकीन हैं। इसलिए अब आखिर में ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। और अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक वहां मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाने से 49 लोग बीमार हो गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। और इनमें भी ज्यादातर लोगों ने मैकडॉनल्ड्स का क्वार्टर पाउंडर हैमबर्गर खाया था। सोचिए, अमेरिका जैसे देश में इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का बर्गर खाने से लोग अगर बीमार हो सकते हैं, उनकी जान भी जा सकती है, तो फिर भारत जैसे देश की क्या स्थिति होगी जहां बाहर का खाना खाने में लोग बिल्कुल भी एक बार भी सोचते नहीं। और इस कंपनी का जो बर्गर है हमारे देश में भी लोग बहुत शौक से खाते हैं। यहां हमारे कहने का मतलब ये नहीं है कि भारत में जो बर्गर आपको मिल रहा है इस कंपनी का, उसमें कोई संक्रमण है या उसमें कोई मिलावट है। ये खबर अमेरिका की है। अमेरिका में इस संक्रमण की वजह से ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया को जो है उसकी वजह माना जा रहा है। इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई, जो अमेरिका के 10 राज्यों में अब फैल चुका है। और बड़ी बात यह है कि अमेरिका में हर साल इस बैक्टीरिया के 70,000 मामले इस संक्रमण के आते हैं। इस बैक्टीरिया से प्रभावित राज्यों में मैकडॉनल्ड्स ने अपने स्टोर से क्वार्टर पाउंडर हैमबर्गर्स को हटा दिया है और दूसरे बर्गर्स से भी कटे हुए प्याज और बीफ पैटी हटा दी है। और मैकडॉनल्ड्स को शक है कि यह बैक्टीरिया कटे हुए प्याज या बीफ पैटी के जरिए फैला हो सकता है। ई कोलाई बैक्टीरिया अधपके मीट, बिना धुले हुए फल और सब्जियां या कच्चे दूध से भी फैल सकता है। और यह बैक्टीरिया पशुओं की आंतों में पनपते हैं और फिर ये पर्यावरण में भी पाए जाते हैं। इससे बचने के लिए जरूरी है कि आप बाहर के खाने से बचें, ये तो सबसे पहला इलाज है। लेकिन अगर आपको खाना ही है तो अधपका मीट कभी ना खाएं। सब्जियों और फलों को के इस्तेमाल से पहले उन्हें अच्छी तरह से धोएं। बाहर भी खाना खा रहे हैं तो एक बार ये सुनिश्चित करने की कोशिश कीजिए कि जो खाना आप बाहर खा रहे हैं उसमें जो फल इस्तेमाल हो रहे हैं, सब्जियां इस्तेमाल हो रही हैं, वो ठीक, साफ सुथरी, ठीक क्वालिटी की हो। हालांकि जिस समय हम आपको ये खबर बता रहे हैं तब हमारे देश में केवल आज के दिन 3 लाख से ज्यादा लोगों ने मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाया होगा या वो अब भी इस बर्गर को खा रहे होंगे। लेकिन ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है। बाहर का खाना जब भी आप खाएं, बेहद सावधान होकर खाइए। हमेशा याद रखें, जिंदगी आपको कुछ साल के लिए लीज पर मिलती है, इसकी रजिस्ट्री के चक्कर में ना पड़े।